राधे राधे राम राम सभी के लिए। देखिए मित्रों, अब तो आपके एग्ज़ाम भी आ गए, यानी कि आपकी एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई। यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, एमएड फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ गए, 17 तारीख से हैं। ओके, ध्यान रखिए पूरी तरह से। अब एग्ज़ाम आ गए तो भैया तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए और बहुत बढ़िया होनी चाहिए। यहाँ पर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है ये एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है, रिसर्च पेपर है ये। और रिसर्च पेपर में हमने अभी तक 3 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, ये फोर्थ पेपर है, ध्यान रखना। 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज हम लोग चौथी यूनिट करने वाले हैं और कल हम 5वीं यूनिट करके इस वाले पेपर को पूरा फिनिश कर देंगे। टोटल 5 यूनिट है, 3 कर चुके हैं, आज चौथी हो जाएगी और कल 5वीं होकर ये वाला पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा। केवल आपका रिवीजन करने के लिए रह जाएगा। बाकी के जो 3 पेपर हैं उसमें फर्स्ट पेपर हो चुका है पहले ही, फर्स्ट पेपर पहले ही कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पेपर जो चल रहा था उसकी फर्स्ट यूनिट हो गई थी और बाकी की यूनिट रह गई हैं, तो उसकी फर्स्ट यूनिट तो हो चुके हैं, लेकिन बाकी की जो 4 यूनिट रह गई हैं उन 4 यूनिट्स को हम लोग 4 से 5 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। और फिर रह गया थर्ड पेपर। अब ये थर्ड पेपर जो है उसको भी हम 5 से 6 दिन में मैक्सिमम ख़त्म कर देंगे। कुल मिलाकर ये है कि आपके पेपर 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो ये सिलेबस है आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 12 से 13 तारीख तक फिनिश कर देंगे पूरा। यानी कि 12 से 13 तक आपका पूरा सिलेबस इसका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का फिनिश हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन करना होगा क्योंकि 17 को आपका पेपर है, 17 से पेपर है, तो आपको 3-4 दिन तक लगातार गहराई से रिवीजन करना, वीडियोस पढ़ लेना अच्छी तरह से और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डाउट रत्ती भर मत रखना, ठीक है। एमएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, बस अच्छी तरह पढ़ लेना, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलो चलते हैं बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं हम लोग रिसर्च पेपर की ओर। तो ये फोर्थ यूनिट हम लोग करेंगे। ये पेपर है, आप देख लो, मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये इसका पाठ्यक्रम है, करिकुलम क्या क्या है आप देख लीजिए। हाइपोथेसिस तक हम लोग कर चुके थे। यूनिट फोर्थ है पॉपुलेशन, सैंपल एंड रिसर्च डिज़ाइन। ये होता क्या क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन क्या यानी जनसंख्या किसे कहता है, सैंपल क्या होता है और रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है ना। इसमें डेफिनेशन देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ये देखेंगे, सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या हैं, पर्पस क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, साइज क्या सैंपल का, सैंपल एरर क्या है, और ये सारी चीज़ जो है हम सारी चीज़ इसमें यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा ख़त्म होने वाला है, कल केवल ये रह जाएगा। तो इसको हम लोग फिफ्थ जो यूनिट है इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको कल करेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं पॉपुलेशन, सैंपल एंड रिसर्च डिज़ाइन की ओर। ओके, चलिए। कहाँ है भैया, ये देखिए। फोर्थ यूनिट यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या टॉपिक का नाम है। पहले तो ये 7th लेसन है, 7वां अध्याय है और ये फोर्थ यूनिट है। इसका नाम जनसंख्या, न्यायादर्श एवं अनुसंधान अभिकल्प, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन। तो यह देखिए, सबसे पहले यह न्यायादर्श की परिभाषा दे रखी है। न्यायादर्श से मतलब समझते हो आप, न्यायादर्श का मतलब होता है सैंपल, यानी कि सैम्पलिंग, जो हम आपको कई बार बता चुके हैं रिसर्च के पेपर में। सैम्पलिंग क्या चीज़ है कि आप जब पूरी पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को निकाल कर उनका सर्वेक्षण करते हो या उनका अंकेक्षण करते हो या उन पर शोध करते हो, तो और ये थोड़ी सी जनसंख्या है, ये पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो ये थोड़ी जनसंख्या जो है ना, इसी को बोलते हैं न्यायादर्श, यानी कि सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल। बताया था ना, वो उदाहरण दिया था कि मम्मी जब चावल बनाती है तो कुकर खोल कर देखती हैं सीटी आने के बाद कि हाँ देखो ये चावल पके हैं नहीं पके, तो क्या करती हैं, पूरे चावल में से एक चावल निकालती हैं, एक या दो चावल, तो देखते हैं हाँ वो पक गया चावल, तब समझ जाते हैं कि हाँ पूरे ही पक चुके होंगे, देखती हैं ना। तो जो चावल वो निकाल कर देखती हैं, चेक करती हैं, वही तो सैंपल है, वही तो सैम्पलिंग है। तो न्यायादर्श की परिभाषा यही है। ठीक है, हम लोग बिना टाइम वेस्ट के जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरे पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देख पाओगे। बस कुल मिलाकर बात ये होती है कि न्यायादर्श को समझाने का मतलब यही हमारा कि आपके दिमाग में बढ़िया तरह बैठ जाए कि न्यायादर्श होता क्या है। देखो, इसको न्यायादर्श भी कहते हैं, इसको सैम्पलिंग भी कहते हैं, सैंपल भी कहते हैं, इसको प्रतिदर्श भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो न्यायादर्श की परिभाषा आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, न्यायादर्श और जनसंख्या में क्या अंतर है। जनसंख्या पूरे देश, पूरे समाज, पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जनसंख्या एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा एक गोला है। ठीक है,
एक बहुत बड़ी चीज़ है जनसंख्या, लेकिन उसी पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कराने के लिए जब हम उसी में से एक छोटे से क्षेत्र के लोगों को ले लेते हैं, या छोटे से क्षेत्र के लोगों को किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग उस जनसंख्या में से बाहर कर लेते हैं, तो वही छोटे से क्षेत्र के कुछ लोग ही पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी जनसंख्या के पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के बारे में बताते हैं, और वही पूरी जनसंख्या के बारे में जो हम जानना चाहते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को बोलते हैं सैंपल। ठीक है, तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या न्यायादर्श का बहुत बड़ा रूप है और न्यायादर्श जनसंख्या बहुत छोटा सा रूप है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार किताबों में क्या लिखा है, देख लेते हैं। देखिए, व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों के शोध कार्यों में न्यायादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोध कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, यदि पूछा जाए ऑब्जेक्ट में कि क्या शोध कार्य किसके बिना पूरा नहीं किया जा सकता, तो भैया न्यायादर्श भी इसमें क्या है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? सामाजिक विषयों में न्यायादर्श के चयन में प्रमुख समस्या होती है। अच्छा, इसमें सोच के देखिए, सामाजिक विषयों में न्यायादर्श के चयन में प्रमुख समस्या क्यों होती है? क्योंकि सामाजिक विषय केवल किसी एक ही चीज़ पर टिके नहीं रहते। अब किसी ने कहा कि भैया हमारा समाज है और हमारे समाज में ना पहले टाइम पे ऐसा होता था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, पहले ऐसा होता था, इसलिए अब हम इस टाइम भी लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे। तो समाज, ये क्या, ये सामाजिक विषय है कि हम लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि पहले नहीं पढ़ने दिया करते थे, पहले नहीं पढ़ने देते थे, ऐसा था। तो अब क्या है, तो इसमें क्या होगा? इसमें यदि आप इतनी पॉपुलेशन को ले रहे हो, जैसे ये देखिए, ये जनसंख्या है, ये सामाजिक विषय, इनके यहाँ सामाजिक विषय ये चलता है कि हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। ठीक है, इनके यहाँ विषय क्या चलता है कि हम लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं। तो जब इस सामाजिक विषय को इतनी जनसंख्या में से उठाकर आप एक तरफ ले जाओगे, तो आप क्या देखोगे कि इतने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पढ़ो मत, लेकिन जब इधर से उठाओगे तो यहाँ कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे नहीं भैया हम तो चाहते अपनी बेटी को पढ़ाना। यहाँ से उठाओगे तो कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि भाई हम तो चाहते भी हैं, लेकिन क्या करें, ये लोग हमारी बेटियों को पढ़ाने देते नहीं, इसलिए हम लोग पढ़ा पाते नहीं। ठीक है, तो मतलब यहाँ इतनी सी पॉपुलेशन में ही लोगों के अलग अलग मत भी यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे। तो ये जो सामाजिक विषय होते हैं ना, इसमें न्यायादर्श का चयन करने में प्रमुख समस्या आती है। इस व्यक्ति एक जो शोधकर्ता होता है ना, एक रिसर्चर होता है ना, वो समझ नहीं पाता कि मैं किस भाग से यहाँ जनसंख्या को लूँ, मैं किस भाग के सैम्पलिंग करूँ जिससे मुझे सही डाटा प्राप्त हो जाए, जिससे मुझे सही जानकारी प्राप्त हो जाए। तो सामाजिक विषयों में न्यायाधीश के चयन में बहुत समस्या यही आती है, क्योंकि वो क्लियर जो शोध है ना, जो शोध करता है, अनुसंधान करता है, वो क्लियर समझ नहीं पाता कि मैं चुनाव करूँ तो करूँ किस जगह से। ठीक है, तो ये तो सामाजिक विषयों पर आता है। लेकिन वहीं जो सर्वेक्षण की बात की जाती है, सर्वेक्षण की बात की जाती है, किसी प्रायोगिक सिद्धता को बात करने के लिए न्यायाधीश के चयन की बात की जाती है, तो वहाँ परेशानी नहीं आती, क्योंकि सर्वेक्षण में डाटा क्लियर होता है। ठीक है, सर्वेक्षण में क्या होता है, डाटा क्लियर होता है कि इतने परसेंट लोग इतना करते हैं, तो 100% में हमने 50% लिए लोग, 50% में न्यायाधीश बनाकर हमने चेक कर लिया। ठीक है, तो जहाँ सर्वेक्षण होता है या प्रायोगिक सत्यापन के लिए बात की जाती है, तो वहाँ पर सैम्पलिंग के चुनाव की कोई समस्या नहीं आती है, वहाँ पर न्यायाधीश का चयन करने की कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। बहुत इजी टॉपिक है, नहीं आपको टेंशन लेना है, बस आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, न्यायाधीश प्रविधि शोध कार्य को व्यवहारिक तथा समय धन शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बनाती है। ओके, जो न्यायाधीश की प्रविधि है, यानी कि सैम्पलिंग जो मेथड है, वो व्यवहारिक और समय और धन शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बनाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्या है, यहाँ देखिए, शोध के निष्कर्षों का सामान्यीकरण वास्तव में न्यायाधीश का आकार और उसकी प्रविधि पर निर्भर करता है। ये लाइन आप याद रखेंगे। ठीक है, कि शोध कार्यों का जो शोध के निष्कर्षों का सामान्यीकरण होता है, वो किस पर निर्भर करता है, तो ये न्यायाधीश के आकार पर और उसकी प्रविधि पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर न्यायाधीश की परिभाषा दे रखी है, यहाँ न्यायाधीश की परिभाषा दे रखी है सैम्पलिंग, यानी कि सैम्पलिंग होती क्या है, डेफिनेशन ऑफ सैंपल। तो WG कोरकर ने कहा था, क्या कहा था, अधिक व्यापक एवं व्यवहारिक है। क्या है, न्यायाधीश। इन्होंने ये जो कहा ना परिभाषा, इनकी जो परिभाषा थी वो अधिक व्यापक और कैसी थी, व्यवहारिक थी। तो उन्होंने क्या क्या कहा, इन्होंने ये कहा, प्रत्येक विज्ञान की शाखा में हमारे साधन सीमित हैं, इसलिए संपूर्ण तथ्य के एक अंश से अधिक का अध्ययन नहीं कर पाते तथा उसके बारे में ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। समझ पा रहे हो सैम्पलिंग का मतलब क्या है? सैम्पलिंग का मतलब ये है कि हमारे यहाँ विज्ञान की शाखा में हमारे साधन सीमित हैं। ठीक है,
इसलिए संपूर्ण तथ्य के एक अंश से अधिक का अध्ययन नहीं कर पाते हम। संपूर्ण तथ्य इतना है, लेकिन अध्ययन हम क्या करें, क्योंकि इतना बड़ा अध्ययन करने के लिए हमारे पास चीज़ है, पर हम इतने का अध्ययन करते रहेंगे तो 2-4 पीढ़ी हम लोगों की बीत जाएंगे और हम कभी इसका अध्ययन कर ही नहीं पाएंगे, इस पर रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। अब कोई कहे कि पृथ्वी पर रिसर्च करो, भाई कैसे कर लें, भाई कैसे कर लें, पृथ्वी कोई छोटी है का? या कोई कहे कि भैया इस देश पर यहाँ की जनसंख्या पर रिसर्च करो, तो कब तक रिसर्च करेंगे? यानी कितनी पीढ़ियाँ बीत जाएंगी फिर भी रिसर्च ना हो पाएगी। इसलिए हम लोग सैम्पलिंग क्यों करते हैं कि हम लोग इसलिए सैम्पलिंग करते हैं कि हमें पूरे क्षेत्र का यहाँ रिसर्च न करना पड़े, उसी का कुछ अंश लें और उसी की हम सैम्पलिंग कर लें। तो यही बात कह रहे हैं WG कोकरन कि बड़े क्षेत्र का जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब उसी के हम छोटे भाग का रिसर्च करना शुरू कर देते हैं तो छोटा भाग ही बड़े भाग को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, मतलब संपूर्ण तथ्य के एक अंश का हम अध्ययन कर सकते हैं, ये है। ठीक है, तो देखो बाकी की परिभाषा भी और लिखी हुई है यहाँ पर, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, आपको कुछ भी नहीं समझ आए, किसी शब्द का भी अर्थ समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे बताने की। ओके, देखिए यहाँ दे रखा है, अभी आपने न्यायाधीश पढ़ा, अब आप जनसंख्या पढ़ रहे हो। जनसंख्या इतना बड़ा आकार और न्यायाधीश इतना बड़ा आकार, आपने जनसंख्या के एक छोटे से भाग को यहाँ निकाल कर लिया है। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए, जनसंख्या का तात्पर्य संपूर्ण इकाइयों से निरीक्षण से होता है, संपूर्ण इकाइयों से निरीक्षण से होता है। इसमें कुछ इकाइयों का चयन करके न्यायाधीश बनाया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ टोटल 100 इकाइयाँ हों, यानी कि 100 लोग हों और आप इनके बारे में जानकारी करना चाह रहे हो कि अधिकाधिक लोग कैसे हैं, तो आप क्या करोगे, इनमें से 10 लोग ले लोगे, 10% आपने ले लिया, तो बस ये आपका न्यायाधीश हो गया और ये आपकी जनसंख्या होगी। ठीक है, देखो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी आपको। ये सब दे रखा है कि जो न्यायाधीश है इसका जो सांख्यिकी मान होता है वो मध्यमान होता है, मध्यांग होता है, विचलन माप होती है और सहसंबंध होता है। इस तरह की सांख्यिकी न्यायाधीश के लिए की जाती है, यानी छोटे रूप के लिए की जाती है। अब भैया जब छोटे रूप के लिए सांख्यिकी है तो बड़े रूप के लिए तो इसके आगे सांख्यिकी आगे पराई लगाना पड़ेगा ना, यानी परासांख्यिकी। ठीक है, और जो परासांख्यिकी के ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो परासांख्यिकी के जो चिन्ह हैं, इसमें ऊपर वार लगा होता है, ध्यान रखना। वार हो सकता है पूछ लें कि ये किसका चिन्ह और किसके लिए, ये पूछ लें। तो ये मध्यमान है, बार म्यू लिखा हुआ है ये, ठीक है, म्यू बार लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना। ये मीडियन लिखा है, ठीक है, ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं। ओके, तो जिस पर बार लगा है वो परासांख्यिकी है। ओके, और किसके लिए, जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं ये। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखो जनसंख्या में और न्यायाधीश में क्या अंतर है, दोनों की परिभाषा क्या, आप बड़ी भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत इजी है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। ओके, अब देखिए न्यायाधीश के चयन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आवश्यकता क्यों पड़ती है, आप अपना खुद माइंड लगा कर देखो। आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम होल पॉपुलेशन का रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम है, ना हमारे पास इतना पैसा है, ना हमारे पास इतने रिसोर्स हैं, ना हमारे पास ये है कि भैया कि हम यहाँ से वहाँ भागते हुए घूमें। तो इतना टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, समय नहीं, कुछ भी नहीं है ना, तो हम इतना पूरे पॉपुलेशन का हम लोग कैसे रिसर्च कर सकते हैं, पूरा अनुसंधान कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यायाधीश, इसी वजह से तो हम लोग इसमें से एक सैंपल लेते हैं कि हम इस पूरे पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करे, तभी तो हम उसको लेते हैं, एक छोटी सी जनसंख्या को लेते हैं होल जनसंख्या में से। तो न्यायाधीश के चयन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। इतने बड़े पर रिसर्च करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, इतने से पर करोगे तो टाइम कम लगेगा ना, तो समय की बचत होती है। इधर धन की बचत होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा धन लगेगा, धन की बचत होती है। दूसरा ये कि इसमें अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब इतने सारे लोगों का आप पूरी जनसंख्या का करोगे तो 10 तरह के लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात से सहमत होंगे, और 10 तरह के ऐसे मिलेंगे जो सहमत नहीं होंगे, और 10 तरह के ऐसे मिलेंगे जो हाँ ना करेंगे, 10 तरह के ऐसे होंगे जो बोलेंगे ही नहीं। तो भाई इतने बड़े पॉपुलेशन के बारे में आप कहाँ तक रिसर्च करोगे। तो इसमें समय की भी आपको क्या होगा, समय भी आपका व्यर्थ बर्बाद होगा है, और शुद्ध ज्ञान भी नहीं मिलेगा। और इसमें छोटे से रूप में जब हम करते हैं न्यायाधीश, इसलिए तो हम न्यायाधीश को चुनते हैं कि हमारी समय की बचत हो जाए, धन की बचत हो जाए, अधिक शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए और प्रशासन की सुविधा मिले। जब आप छोटा कोई काम करते हो ना, छोटा काम बोले तो कम समय के लिए कोई काम करते हो, एक शॉर्ट टाइम पीरियड्स के लिए आप काम करते हो, तो उसमें आपको लोग हेल्प भी कर देते हैं। लेकिन अब लोगों को पता हो कि आपका रगड़ा तो 2-3 पीढ़ियों तक चलने वाला है, तो कौन आपकी हेल्प करेगा भाई, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है।
इसलिए देखो यहाँ सैम्पलिंग की बात आती है तो वहाँ पर प्रशासकीय सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि हर कोई सोच लेता है कि भैया ये बंदा रिसर्च कर रहा है और इसको हमारी हेल्प की आवश्यकता है तो हम इसकी हेल्प करें, ठीक है। तो यहाँ प्रशासकीय सुविधाएं भी मिल जाती हैं सैम्पलिंग में। और फिर जब आप एक छोटा सैंपल लेते हो तो आपको विस्तृत जानकारी हो जाती है एक बड़े रूप की, एक बड़ी जनसंख्या की। ओके, तो यही सब है इसमें न्यायाधीश के चयन की आवश्यकता है, क्योंकि यही सब इन्होंने दे रखा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अब ये देख लिया होगा आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है न्यायाधीश की परिसीमाएं। अब कोई चीज़ जब अच्छी होती है तो उसकी कुछ बुराई भी होती है, या फिर ये कहो कि कहीं ना कहीं उसके लिए बाउंडेशंस भी हैं। तो न्यायाधीश की परिसीमाएं क्या क्या हैं वो हम लोग अगले पेज में देखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ है न्यायाधीश की परिसीमाएं। यहाँ पर आप फोटो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पक्षपात की संभावना रहती है, प्रतिनिधित्व न्यायाधीश की समस्या आती है कभी कभी, योग्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता और न्यायाधीश प्रयोजक की स्थिरता। देखो इसमें कमी नहीं है, ये सही है, ठीक है। और अच्छा ये देख लीजिए, अनियमितीकरण। अनियमितीकरण क्या होता है? इसे कहते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है? रैंडमाइजेशन क्या होता है? तो ये रैंडमाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। जो रिसर्चर होता है वो रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। रैंडम सैम्पलिंग कैसे होता है? जैसे कि सपोज़ करो कि यहाँ पर 1000 लोग हैं, ठीक है। इस गांव में 1000 लोग हैं। अब एक रिसर्चर रिसर्च करने आया आपके गांव में, और कैसे लोगों पर रिसर्च कर रहा है? वो रिसर्च कर रहा है कि आपके गांव में 10th क्लास पास बच्चों की संख्या कितनी है, वो इस पर रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो वो केवल इतना देखेगा, वो केवल विद्यालयों में जाकर 10th पास जो बच्चे हैं केवल उनको भरेगा। एक गांव में जैसे 10 या 20 स्कूल है, ठीक है, 20 स्कूल है गांव में, तो रिसर्चर इन 20 स्कूल में जाएगा, 10th क्लास के बच्चों को देखेगा। अब वो क्या करेगा? अब उसको एक न्यायाधीश तो तैयार करना है ना, एक न्यायाधीश तैयार करना है, यानी कि एक सैम्पलिंग तैयार करनी है। तो अब वो क्या करेगा कि 20 स्कूलों के जितने बच्चे हैं ना, उनमें से उसका जो मन करेगा, रिसर्चर का जो मन करेगा, रिसर्चर का जो भी मन करेगा, जिस भी बच्चे को उठाकर सैम्पलिंग करने का मन करेगा वो ले लेगा। 20 स्कूलों में से ये नहीं है कि मैं फ़लाने स्कूल में जाऊंगा और उसी बच्चे का चुनाव करूंगा, वो ऐसे नहीं करेगा। वो चाहेगा वैसे बच्चों को उठाएगा। उसका मन होगा कि पहले स्कूल के बच्चों को उठाऊं तो उस पहले स्कूल के बच्चों को उठाएगा, और उसका मन होगा दूसरे स्कूल के बच्चों को उठाऊं तो उसको उठा लेगा। मतलब वो ऐसी रैंडम सैम्पलिंग जिसमें कोई क्रम नहीं होता, जिसमें ये नहीं है कि भैया तुमको यही काम इसी को उठाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अपने मन से किसी को भी उठा सकता है और उसको सैंपल में रख सकता है, ठीक है। तो वो होता है रैंडमाइजेशन। ये अचानक से किसी को भी उठा लिया, मतलब किसी बच्चे को, कोई क्रम नहीं है। यानी कि पहले नंबर का बच्चा उठाऊँ या दूसरे नंबर का बच्चा उठाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो जिसका मन करे, जिस बच्चे को उठाने का मन करे, जिस बच्चे को सैंपल में रखने का मन करे, उसको कर सकता है वो, ठीक है। तो यही होता है अनियमितीकरण यानी कि रैंडमाइजेशन। इस विधि में जनसंख्या में से इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक इकाई को चयन होने की संभावना समान रहती है। अब आपको पता ही है कि जब वो रिसर्चर 20 स्कूलों में गया तो 20 स्कूल में से किसी बच्चे का चयन वो कर सकता है ना, यानी कि हर एक की संभावना बराबर रहती है। वो किसी का भी चयन कर सकता है, किसी स्कूल का चयन कर सकता है, किसी बच्चे का चयन कर सकता है सैम्पलिंग के लिए, है किसी का भी चयन कर सकता है ना वो। तो यहाँ संभावना समान रहती है किसी की भी, सब बच्चों की, हर एक की, ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो इसमें एक तो संभावना समान रहती है सम्मिलित होने की बच्चों हर एक की। दूसरा, इसमें कोई क्या जनसंख्या के किसी व्यक्ति के न्यायाधीश में चयन अन्य व्यक्ति के चयन में बाधक नहीं होता, क्योंकि ये रैंडमाइजेशन है, यानी कि चाहे इसको सैंपल के लिए रख सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ए को उठा लिया तो बी नाराज़ होगा। बी क्यों नाराज़ होगा? ये तो रैंडमाइजेशन चल रहा है ना। तो ए को उठाए तो ए अपने आप उठ गया, मतलब रिसर्चर ने ए को अपनी मर्जी से तो लिया है, बी को नहीं लिया, क्योंकि तो रैंडमली वो आपका सिलेक्शन कर रहा है ना, ठीक है। तो इसमें कोई किसी की तरक्की में बाधक नहीं है, किसी भी तरह से कोई किसी के चयन में बाधक नहीं है इसमें, ठीक है। और क्या है, और इसमें देख लीजिए, इसमें इस विधि द्वारा न्यायाधीश का चयन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, यहाँ पर बाकी की प्रविधियाँ दे रखी हैं रैंडमाइजेशन की, कि हम रैंडमाइजेशन जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो किस किस विधि के द्वारा हम कर सकते हैं। कौन कौन सी विधि है रैंडमाइजेशन करने की? सबसे पहले लॉटरी विधि। लॉटरी विधि में जानते हो क्या होता है? लॉटरी विधि, पहले तो ये देख लो कि इसकी टोटल 5 विधियाँ हैं। टोटल 5 विधियाँ। कोई पूछे रैंडमाइजेशन की कितनी विधियाँ हैं, तो 5 विधियाँ हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है? पहली लॉटरी विधि। लॉटरी विधि में तो आप सभी जानते हो, हाँ बिल्कुल जानते ही होंगे, सुना होगा, लॉटरी खेलते थे पहले लोग। हाँ, लॉटरी विधि में क्या होता है कि पर्ची पर नाम लिख दिया जाता है। लोग क्या करते हैं,
पर्ची पर नाम लिख देते हैं। स्कूल के जितने बच्चे हैं या फिर जिसका भी आप जिस जनसंख्या का आप न्यायाधीश लेना चाहते हो उस जनसंख्या के लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं पर्ची पर। और जैसे पर्ची पर नाम लिख दिया जाता है फिर वो पर्ची आँख बंद करके उठवाई जाती है। ठीक है, पर्ची पर किसी का नाम लिखा होता है, किसी का भी हो सकता है ABC, किसी का भी हो सकता है। और जैसे ही पर्ची फेंकी जाती है तो पर्ची आँख बंद करके उठवाई जाती है किसी व्यक्ति से। और जब वो पर्ची उठा लेता है पर्ची में जिसका नाम होगा तो उसी को सैम्पलिंग के लिए तैयार कर लिया जाता है, उसी को सैंपल के लिए ले लिया जाता है। ठीक है, ये होता है लॉटरी विधि। अब सिक्का उछाल कर, तो सिक्का उछाल कर कैसे, जैसे हेड और टेल ये दो चीज़ होती है ना। सिक्का उछाल कर ऊपर फेंका जाता है और कहा जाता है कि हेड आया तो उस व्यक्ति को लेंगे, टेल आया तो उसको लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नाम लेकर हेड और टेल देखा जाता है। तो जिसके नाम से जो भी कुछ आ जाता है उसको ही ले लिया जाता है। यदि हेड है ए का तो ए को ले लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पासा फेंक कर। पासा आप जानते हो, जैसे सकूरी मामा ने फेंके थे ऐसे पासे फेंक कर कि जैसे ही पासे फेंके जा रहे हैं जिसका भी नाम आया वहाँ उसको ले लिया। ओके। चौथा है आँखों पर पट्टी बांधकर। अब किसी गणमान्य से या फिर किसी छोटे बच्चे से आँखों पर पट्टी बंधवा दी। ठीक है, एक व्यक्ति की आँखों पर पट्टी बंधवा दी और कहा कि आपके सामने इतने लोग खड़े हैं, किसी का भी हाथ पकड़ लो, आप जिसका हाथ पकड़ लोगे हम उसी को सैम्पलिंग के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मेथड आ रही है। और पाँचवा था अनियमित तालिका। इसमें रैंडमली टेबल बनाई जाती है, एक टेबल बना दी, उस टेबल पर नाम लिख दिए या फिर ये समझो कि उस पर नंबर लिख दिए कि इस स्कूल में 200 बच्चे हैं, इसमें 500 बच्चे हैं, इसमें 1000 बच्चे हैं, ऐसे लिख दिया और बच्चों का क्रम लिख दिया। ठीक है, तो अब रैंडमली कोई भी आपने उठा लिया, किसी भी स्कूल के कितने बच्चों को उठा लिया इस तरह। ठीक है, तो यहाँ अनियमित तालिका के आधार पर होता है। तो ये आ गया रैंडमाइजेशन। ठीक है, इसकी विधियाँ क्या है हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। आगे के पेजों में आप डीपली पढ़ोगे और पूरा अच्छी तरह पढ़ लेना, ध्यान रखना। अच्छा, इसके लाभ क्या हैं? लाभ देखिए, अनियमितीकरण के लाभ क्या क्या हैं, तो आगे देखिए यहाँ इसके लाभ लिखे हुए हैं। बड़े मज़ेदार लाभ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, सीमाएं भी यहाँ देख लीजिए। अब आता है सेकंड प्रश्न, न्यायाधीश चयन का प्रमुख विधियाँ। इसकी जो प्रमुख विधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी कि आप सैम्पलिंग कैसे कर सकते हो, इसकी कोई मेथड्स क्या क्या हैं, इसकी विधियाँ क्या क्या हैं। तो ध्यान रखो, इसकी दो विधियाँ हैं, संभाव्य और असंभाव्य। एक होती है प्रोबेबिलिटी और दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो संभाव्य में क्या क्या आता है ये ध्यान रखना। ठीक है, न्यायाधीश के जो प्रारूप है उसके संभाव्य में अ में क्या क्या आता है, इसमें 6 विधि आती हैं, ध्यान रखना। और असंभाव्य में टोटल 4 विधि आती हैं। तो संभाव्य में आता है साधारण अनियमित न्यायाधीश, दूसरा होता है क्रमिक, तीसरा होता है वर्गबल, चौथा होता है बहुस्तरीय, पाँचवा बहुरूपीय, छठवां समूह न्यायाधीश। तो ये संभाव्य है। संभाव्य का मतलब क्या होता है? संभाव्य का मतलब ये होता है एक ऐसा न्यायाधीश जो पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने की संभावना रखता हो। ठीक है, संभाव्य का मतलब जिसमें संभावना हो पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे आप चुनोगे? पहला होगा साधारण अनियमित न्यायाधीश। साधारण अनियमित न्यायाधीश का मतलब क्या है? यानी कि आप रैंडमली किसी को कहीं से भी चुन सकते हो। जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 100 तक इतने बच्चे हैं। अब आप रिसर्च करने जा रहे हो इस वाले स्कूल में, तो आपने किसी को भी उठा लिया, चाहे 5 नंबर को उठा लिया, कभी आपने 7 को उठा लिया, चाहे आपने 1 को उठा लिया, चाहे आपने 2 को उठा लिया, आपका मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी। तो उसमें साधारण अनियमित न्यायाधीश होता है। साधारण तरह से आप रिसर्चर जो होता है किसी भी बच्चे को उठाकर सैम्पलिंग कर सकता है, किसी भी ग्रुप के किसी बच्चे को उठाकर। ठीक है, तो पहला तो होगा। और दूसरा होगा क्रमिक न्यायाधीश। क्रमिक का मतलब होता है क्रम वाइज। क्रम का मतलब होता है क्रम वाइज। आपने देखा एक रिसर्चर आया और रिसर्चर ने स्कूल में आकर देखा कि 100 बच्चे हैं। अब वो क्या करेगा? अब वो ये करेगा कि वो एक क्रमिक न्यायाधीश उनमें से खोजेगा, मतलब वो क्रम वाइज देखेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसने एक बच्चा लिया तो वो 1 के बाद 2 ही ले, या 2 के बाद 4 ले, ऐसा नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि 1 के बाद वो 2 ले रहा है, फिर 2 के बाद 3 ले रहा है, 3 के बाद 5 ले रहा है, या 5 के बाद 9 ले रहा है, ऐसा नहीं करेगा। अब वो एक क्रम देखेगा कि मुझे अंतर कितना कितना रखना है। ठीक है, जैसे इस दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ अंतर 4 का हो गया है। तो ये तो क्या है? ये तो ऐसा है साधारण अनियमित न्यायाधीश। लेकिन क्रमिक न्यायाधीश में आता है जो सिस्टमेटिक वे में चलता है। यानी कि उस रिसर्चर ने सोचा कि टोटल 100 बालक हैं, मैं क्या करूँगा? मैं पहले 10 बालकों को सैम्पलिंग में लूँगा और सेकंड ग्रुप जो 10 का होगा उनमें से फिर 1 बालक को ले लूँगा, फिर जो थर्ड ग्रुप 10 का होगा उनमें से 1 बालक को ले लूँगा। यानी कि हर 10वें बालक को मुझे यहाँ पर लेना है,
हर 10वें बालक को मुझे यहाँ पर लेना है, तो ये क्रम एक न्यायादर्श हो गया, यानी क्रम के अनुसार। या फिर मुझे 10वां बालक नहीं लेना, मुझे हर ग्रुप का, जितने भी ग्रुप बनाए हैं, हर ग्रुप का मुझे दूसरा बालक लेना है, इसका भी दूसरा बालक लेना है, दूसरे वाले ग्रुप का भी दूसरा लेना है, तीसरे वाले ग्रुप का भी दूसरा बालक लेना है, ठीक है। तो ये तो एक क्रमिक न्यायाधीश, एक क्रम के अनुसार जो होता है, ओके। या फिर मुझे पहले पहले वाले ग्रुप का दूसरा बालक लेना है और दूसरे वाले ग्रुप का मुझे चौथा बालक लेना है, तो इसमें भी एक क्रम हो गया कि कितने कितने का अंतर है, ठीक है। तो ये हो गया क्रमिक न्यायाधीश। तीसरा होता है वर्गबद्ध। वर्गबद्ध में क्या होता है, ये जो सैम्पलिंग होती है ये बहुत अच्छी सैम्पलिंग मानी जाती है। इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप्स बनाए जाते हैं। और ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं कि एक जो बड़ी पॉपुलेशन है, हमें उसकी शिक्षा के अधिकार को देखना है कि कौन कौन शिक्षित है, कितना कितना शिक्षित है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वर्ग बनाए जाएंगे कि सबसे पहली बात तो कितने कितने ग्रेजुएट हैं, कितने हाई स्कूल हैं। सबसे पहले देखा जाएगा कितने हाई स्कूल हैं, कितने इंटर हैं, कितने ग्रेजुएट हैं। उसके बाद क्या, कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, सारी चीज़ में देखी जाएंगी। तो अलग अलग वर्ग बनाए जाते हैं, ठीक है। और वर्ग बनाने के बाद क्या किया जाता है कि कुछ बच्चे इसके ले लिए, कुछ लोग इसके ले लिए, कुछ लोग इसके ले लिए, कुछ यहाँ से ले लिए, कुछ यहाँ से ले लिए, कुछ यहाँ से ले लिए, इनको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का इन्होंने सर्वेक्षण किया। तो जो भी यहाँ पर निकल कर आया वो उसे कहते हैं वर्गबद्ध न्यायादर्श, ठीक है। ये वर्गबद्ध न्यायादर्श होता है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। और फिर आता है बहुस्तरीय। बहुस्तरीय इसी तरह का होता है, वर्गबद्ध की तरह ही होता है बहुस्तरीय, लेकिन यहाँ पर आपने इतने ग्रुपों में से एक ग्रुप बनाकर तैयार किया। पर जो बहुस्तरीय होता है वहाँ पर इतने ग्रुपों में से एक के अलावा और भी ग्रुप बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, बॉयज़, गर्ल्स, बड़े बूढ़े सब रख लिए थे। लेकिन यहाँ जो बहुस्तरीय न्यायाधीश उसमें क्या होगा, इसमें जो इतना बड़ा ये जो ग्रुप है, समझ में आ रहा कुछ कि वैसे ही देखिए ये जो इतना बड़ा ग्रुप है ना, अरे भैया पेन कहाँ गा, इतना बड़ा जो ग्रुप है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बहुस्तरीय न्यायाधीश की, ठीक है। तो इतना बड़ा जो ग्रुप है जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन वाले, कौन कौन गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, ओल्ड, ये सब हैं। तो जो वर्गबद्ध था उसमें तो इन सब को मिलाकर इनके एक एक व्यक्ति को या दो दो व्यक्तियों को लेकर एक ग्रुप बना दिया गया था, हैं, वो हो गया था वर्गबद्ध। और इस ग्रुप को बनाकर इन्होंने यहाँ पर इसके कार्यों को देखा और इनके अंदर जो चीज़ें थी उनकी पहचान की कि कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, कैसे हैं, किस तरह का काम करते हैं, सारी चीज़ देखी, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्गबद्ध। लेकिन ऐसे ही जब इन सब में से एक ही ग्रुप ना बने, एक ग्रुप के अलावा और भी ग्रुप बन जाए, स्तर बन जाए कि हमने पहला ग्रुप ले लिया जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं और इंटर वाले और ग्रेजुएशन वाले, पहला ग्रुप ये ले लिया, ठीक है। दूसरा ग्रुप ये ले लिया जो हाई स्कूल वाले हैं वो लड़के और लड़की हैं, कौन या अलग अलग हैं। तीसरा ग्रुप ये ले लिया कि जो ग्रेजुएट किए हुए हैं वो लड़के हैं, लड़की हैं और या फिर वो ओल्ड है, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अब ग्रुप्स का स्तर बढ़ गया, तो बहुस्तरीय हो गया न्यायाधीश, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे। और बहुरूप का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ मल्टीपल सैम्पलिंग होती है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर जहाँ एक एक लिए जा रहे थे वहाँ अधिकाधिक लिए जाएंगे, ठीक है, बहुरूपी में। और समूह न्यायाधीश का मतलब होता है ग्रुपिंग, यानी कि एक ग्रुप में, अब ग्रुप तो कितना ही बड़ा हो सकता है। अच्छा, ग्रुप में हम सैम्पलिंग जब करते हैं तो उसमें त्रुटि की संभावना कम रह जाती है, यानी गलती की संभावना कम रह जाती है ग्रुपिंग में, ठीक है। जितना बड़ा एक बात ध्यान रखना हमेशा, जितना बड़ा न्यायाधीश लोगे, जितना बड़ा सैम्पलिंग लोगे, उतना ही त्रुटि की संभावनाएं कम रहेंगी, क्योंकि जो बड़ा न्यायाधीश जो होता है ना वो बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है, अधिकाधिक जनसंख्या को लेता है। अच्छा सोच कर देखिए, इतने लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं, ठीक है। एक तो आपने इनमें से न्यायाधीश लिया 10 लोगों का, तो छोटा ग्रुप हो गया, और दूसरा आपने लिया 50 लोगों का, तो ये भी तो न्यायाधीश से सीखा, ठीक है। 100 का न्यायाधीश तो 50 भी है, तो आपने ये 50 वाला लिया है, ये तो ज़्यादा लोगों की बातों को रिप्रेजेंट करेगा, ये तो ज़्यादा लोगों को बताएगा, है ना, ये कम रह जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या बताया गया कि जो समूह न्यायाधीश होता है ना वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है। और क्या, समूह न्यायाधीश जब आप करते हो तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें गलती की संभावना कम रह जाती है, ठीक है, गलती की संभावना कम रह जाती है, ओके। तो ये तो हो गया संभावित, यानी कि जो जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए संभव हैं,
यानी कि वैसे न्यायाधीश जो जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन यह असंभाव्य है, यानी कि ये तो रिप्रेजेंट करेंगे ही नहीं। इसलिए क्या आपको समझ लेना चाहिए कि कौन कौन से असंभाव्य न्यायाधीश हैं। ओके, क्योंकि प्रारूप दोनों ही हैं ये न्यायाधीश के। ओके, देख लीजिए। इसमें होता है एक आकस्मिक न्यायाधीश। आकस्मिक न्यायाधीश पहला वाला देखिए। आकस्मिक न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी चल रहे हो, आपने चलते फिरते किसी को भी पकड़ा और पूछना शुरू कर दिया, तो भैया क्या ये पूरी जनसंख्या के बारे में या पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा? ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा भाई? उसको तो खुद नहीं पता कि क्या चल रहा है। आपने आकस्मिक पकड़ लिया किसी को भी, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से आपने किसी भी 10 लोगों को पकड़ लिया, किसी को भी, अब वो चाहे पागल हों, विक्षिप्त हों, कैसे भी हों, तो होता आकस्मिक न्यायाधीश। किसी को भी पकड़ लिया आपने, ठीक है। एक होता उद्देश्य न्यायाधीश। अब आपने देखा कि मुझे भैया 10 लोगों की आवश्यकता है, तो आपने केवल, जैसे आप किस रिसर्च कर रहे हो और आपने देखा कि मुझे 100 लोगों की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल इनमें से 20 लोगों की आवश्यकता है जिनसे मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाए, ठीक है। आपने ये सोचा, तो आपने क्या किया, 100 में से 20 लोग ले लिए, लेकिन आपको नहीं पता है कि इनसे आपका उद्देश्य पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको चाहिए ग्रेजुएट पढ़े हुए लोग, लेकिन ये रह गए हाई स्कूल वाले, तो क्या आपका उद्देश्य पूरा होगा? नहीं होगा ना। तो आप ऐसी चीज़ देखोगे जिससे उद्देश्य पूरा हो, तो आप इनको पे छांट नहीं सकते, ठीक है। तो ये उद्देश्य न्यायाधीश होता है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने लिए जाते हो उतने ले लेते हो, लेकिन इसमें संभावना नहीं रह जाती कि ये होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा होता है इसमें संपूर्ण न्यायाधीश। संपूर्ण न्यायाधीश में पूरा जितनी जनसंख्या है उतने का उतना न्यायाधीश उठा लो, यानी कि 100 लोगों को न्यायाधीश में बिठा लो, ये हो गया संपूर्ण न्यायाधीश। मतलब ही क्या रहा फिर, तो इसको जनसंख्या ही बोल दो ना, वही ठीक है। चौथा होता है निर्मित न्यायाधीश। ये निर्मित नहीं है, यह निर्णित है। क्या है? निर्णित नहीं है, ठीक है, निर्णित है, यानी कि आपके निर्णय के द्वारा लिया गया न्यायाधीश। आपने 100 लोगों को देखा, आपका जैसे मन किया, आपने अपनी इच्छा से, चाहे वो आपका चाहेता हो, कोई हो, आप इसकी बात कर रहे हैं फोर्थ की, ठीक है। जैसे आपने देखा 100 लोग हैं, लेकिन मुझे रिसर्च करना है किसी चीज़ के ऊपर, तो आपका जैसा मन किया कि मुझे फलाना व्यक्ति अच्छा लग रहा है, तो आपने न्यायाधीश के लिए उसे चुन लिया। आपको जैसा मन किया कि ये मेरा पड़ोसी है, इसको चुन लेते हैं, आपने उसे चुन लिया, ठीक है। आपको जो भी मन करता है, आप अपनी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति का चुनाव कर लेते हो, वही आपका न्यायाधीश बन जाता है। तो ये क्या? निर्णित, यानी कि स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय से आपने जो बनाया है उसे कहते हैं निर्णित न्यायाधीश, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ समझ ली होंगी, इन्हें हम अगले पन्नों में विस्तार से देखने वाले हैं, लेकिन विस्तार को आप अपने फ़ोन में कैद कर लेना और अच्छी तरह पढ़ लेना। शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसकी ले लो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया संभाव्य न्यायाधीश, हम आपको पूरी चीज़ बता चुके हैं। ओके, देख लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सारी बात आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक लाइन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ वही सारी चीज़ें जो हम आपको बता चुके हैं, टेंशन किसी बात की लेना नहीं आपको, सारी चीज़ें हम आपको पूरी बता चुके हैं इनमें, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। यदि आपने लेक्चर पूरा सही से ध्यान से सुन लिया तो आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ें आगे। गुड, देख लीजिए। देखिए जो हम आपको इतनी देर से लेक्चर दे रहे थे ना, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। यह आ गया क्रमिक न्यायाधीश, क्रम के अनुसार कि प्रत्येक 10वां व्यक्ति मुझे उठाना है, ऐसे सोच लेते हो तो ऐसा उठा लेते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ना, बढ़े आगे। गुड, ये वर्गबद्ध न्यायाधीश ना, स्ट्रैटिफाइड, ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, जो हमने आपको बताया था उस हिसाब से इसको पढ़ना, ठीक है। नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देखना, पर पढ़ना ध्यान से, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली कहीं कोई बात नहीं होगी, कैसी भी। ओके, चलिए अब देखो टाइम है बहुत कम, है ना। टाइम इतना तो है नहीं कि हर एक लाइन पढ़ाई जा सके। टाइम इतना ही है कि आपके चारों पेपर ही हो पाएंगे, है ना। तो 12-13 तारीख तक हम लोग आपके चारों पेपर कंप्लीट कर लेंगे और फिर आप अच्छी तरह से पेपर दे पाओगे, बस रिवीजन ज़रूर करना, ठीक है। ये आ गया असंभाव्य न्यायाधीश, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये जो बोले थे ना, ये निर्मित नहीं है, ये निर्णित है, जजमेंट सैंपल, ठीक है, जजमेंट सैंपल है ये, निर्णित न्यायाधीश। चले आगे, चलिए, वेरी गुड।
देख लीजिए इनको एक बार, है ना। आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाओ तो जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना उनको, है ना। जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। अब देखो यहाँ हो गए न्यायाधर्ष के बारे में बात कि न्यायाधर्ष क्या करें, कैसे करें, कितना बड़ा क्या करें। अब आता है न्यायाधर्ष के आकार की बात कि हम लें कितना बड़ा। हमने ये तो देख लिया कि न्यायाधर्ष होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, कैसे कैसे के प्रकार के होते हैं। लेकिन भैया जब हमें रिसर्च करना है तो रिसर्च के लिए हम कितनी बड़ी सैम्पलिंग करें, कितना बड़ा सैंपल लें जिसे हम न्यायाधर्ष कह सकें। तो यहाँ आकार की बात की जा रही है। तो ध्यान रखना इस पूरे पेज में ये कहा गया है कि न्यायाधर्ष जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट वो देगा। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा ये बताओ, ये वाला न्यायाधर्ष ए है और ये बी है, ठीक है। पॉपुलेशन टोटल ये है। तो ये बताओ हमें ये वाला ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा या बी वाला ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देगा? बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बताना। देखते हैं आगे। देखिए जितना बड़ा न्यायाधर्ष होगा उतनी त्रुटि की संभावना कम रहेगी, ध्यान रखना। और न्यायाधर्ष के आकार का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? इसमें लिखिए प्रयोगात्मक चर के प्रभाव का अध्ययन शुद्ध रूप से किया जाता है इसमें। और क्या होता है, कुछ विद्वानों को सुझाव है कि न्यायाधर्ष का आकार जनसंख्या का 10 से 20% तक होना चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिए इस पॉइंट को कि जो न्यायाधर्ष का आकार होगा वो जनसंख्या का 10 से 20% होगा। जैसे 100 लोग हैं तो जनसंख्या तो न्यायाधर्ष कितना बड़ा होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों का होना चाहिए, या फिर आप और ज़्यादा करोगे तो 20 लोगों का, यानी 10 से 20% तक हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। लेकिन इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, ये ऐसा कह रहे हैं। और फिर यहाँ कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें ले लीजिए, इसमें न्यायाधर्ष के चयन करने में कुछ त्रुटियाँ भी हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। यहाँ भी आप समझ जाओगे कौन कौन से वर्ग की त्रुटि हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट जरूर लेते आना और वीडियो को वहाँ तक शेयर करना जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है, किताब पहुँच नहीं पा रही उन बच्चों तक, है ना। इतना जरूरी आपने ध्यान से पढ़ लिया तो दिक्कत कोई नहीं होने वाली है आपको। अच्छा ये देखिए यहाँ लिखा है न्यायाधर्ष प्रविधि का शोध अध्ययन में उपयोग। तो जो न्यायाधर्ष प्रविधि है ना, यानी कि सैम्पलिंग जो मेथड है ना, उसका रिसर्च में कैसे प्रयोग करते हैं, रिसर्च वर्क में इसका उपयोग कैसे होता है। तो भैया सारी कथा तो रिसर्च की ही चल रही है, उसमें भी उपयोग की बात कर लो, है तो फिर क्या ही कहो, बताओ। रिसर्च की तो सारी बात है ही। तो देख लीजिए एक बार, ऐतिहासिक शोध होते हैं उसमें न्यायाधर्ष की आवश्यकता कम पड़ती है, इसमें न्यायाधर्ष कम महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ऐतिहासिक शोधों में। ओके, ध्यान रखना दो चीज़ हैं, एक है सैम्पलिंग यानी कि न्यायाधर्ष, और दूसरा है परिकल्पना, ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस। तो इन दोनों चीज़ों की हिस्टोरिकल रिसर्च में कम आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखना, सैम्पलिंग की भी और इसकी हाइपोथेसिस की, इन दोनों की ही ऐतिहासिक शोध में कम आवश्यकता पड़ती है। ओके, आगे देखिए इकाई अध्ययन में सेकंड वाला क्या है, इकाई अध्ययन। तो भैया इकाई अध्ययन जो होता है ना, इसमें तो सैम्पलिंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैसे सैम्पलिंग का? जो निर्णित न्यायाधर्ष है, जो आपने अपनी इच्छा से जिनको सैम्पलिंग में लिया है उनका, ठीक है। अब सर्वेक्षण विधि में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सैम्पलिंग का, सर्वेक्षण विधि में। ओके, इसमें बहुस्तरीय न्यायाधर्ष तथा अनियमित न्यायाधर्ष का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, देखिए प्रयोगात्मक विधि में भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। देखिए इनको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, आगे ये संक्षिप्त में टिप्पणी दे रखी है प्रतिदर्श का आकार। तो आकार तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी तक, हाँ, आकार तो पढ़ ही रहे हैं कि जनसंख्या का 10 से 20% होना चाहिए न्यायाधर्ष के आकार में, ठीक है। आकार तो देख ही रहे हैं, प्राचलों का अनुमान क्या है, प्रतिचयन वितरण क्या है, और ये निश्चित जनसंख्या क्या है, टी वितरण क्या है, और स्वतंत्राक्ष क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को अब मिलेंगी। एक बार इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ लोगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार में ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते रहिए। देखिए ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए जल्दी जल्दी। ओके, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे आपके हर तरह के डाउट को क्लियर करने की। अच्छा एक बात और बताऊँ आपको कि ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको ज़रूर पढ़ लेना, और बाकी आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हो नहीं समझ आ रही तो छोड़ते जाना। ऐसा मत करना कि एक ही लाइन में टाइम वेस्ट कर लो अपना, ऐसा मत करना, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसे छोड़ते जाना, लेकिन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बड़ा इजी वे में समझा दिया गया है जिससे आपको एक बार में क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स के बारे में दे रखा है, आप देखिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। वो जो पॉइंट्स अभी आप देख रहे थे ना, वो पॉइंट्स का ही यहाँ पर पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डिस्क्राइब किया रखा है उसे, है ना। चलिए यहाँ लिखा ही हुआ है, व्यवहार में जनसंख्या से केवल एक ही प्रतिदर्श लिया जाता है। किसी प्रतिदर्श का प्रतिचयन वितरण वास्तव में जनसंख्या से एक ही आकार के अनेक रैंडम प्रतिदर्शों से प्राप्त प्रतिदर्शक मानों का वितरण है। ठीक है, वही चीज़ जो अभी हमने आपको पिछले पेजों में बताई है, वही चीज़ है ना। चलिए इसको देखो तो देखना, नहीं तो मत देखना, इसमें कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट करोगे बेवजह। इसको भी एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार देना, इतना ही बहुत है। ठीक है, ये जरूर देखना कि आवृत्ति किस तरफ होती है और प्रतिदर्श मान किस तरह होता है। ठीक है, आवृत्ति किस जगह होती है, आवृत्ति कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, और प्रतिदर्श मान कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये देख लेना। ठीक है, इन चित्रों को एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार देना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, प्रमाणिक त्रुटि का फॉर्मूला है, ये देख लीजिए इसको, माध्य की प्रमाणिक त्रुटि का फॉर्मूला है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा ना प्रमाणिक त्रुटि, SE मतलब स्टैंडर्ड एरर। ओके, किस चीज़ का, माध्य का ये। ओके, मीन का है। आगे चलते चलो, स्क्रीनशॉट आप लेते आइए प्लीज़, जल्दी जल्दी ना। ये देखिए कैसे कैसे आकृति दे रखे हैं, इनको पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ बच्चों को फीलिंग आ रही होगी, बिल्कुल रीजनिंग जैसी आ रही है ना, तो एक लाइक कर दो। रीजनिंग जैसी फीलिंग आ रही है, हमको तो देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी, सोचा आपको भी बता दूँ। अब एक निश्चित जनसंख्या के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, ये पढ़ लेना बहुत। देखो हम आपसे फिर कह रहे हैं, यदि आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आए, जैसे आपने ये पढ़ लिया, पूरा ही पढ़ लिया, नहीं समझ आ रहा तो ऐसा मत करना कि लटक जाओ उसी पर, ऐसा मत करना। बस मुख्य चीज़ को समझना कि होता क्या है बस, और आगे निकल जाना। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको समझने हैं। ओके, ऐसा मत करना कि एक ही पर टिके रहो, एक ही पर चुप के रहो और फिर आपको कुछ भी पढ़ लेना पड़े, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए जो टी वितरण है ना, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि एक जो WS गॉसेट नाम की एक गणितज्ञ थी। ठीक है, कोई पूछ ले कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किसने बताया, तो किसने बताया था, WS गॉसेट ने बताया था। WS गॉसेट ने कहते हैं कि ये जो थी ये एक गणितज्ञ थी बहुत अच्छी, और इन्होंने क्या किया था, ये जो गणितज्ञ थी डबलिन शहर में थी, डबलिन शहर में रहती थी, वहाँ पर एक गोइनेस शराब फैक्ट्री थी। ठीक है, जो गॉसेट थी वो डबलिन शहर में रहती थी, वहाँ पर एक गोइनेस शराब फैक्ट्री थी, वहीं पर ये गणितज्ञ के रूप में कार्य करती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया अपना। ठीक है, इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया, लेकिन ये था कि कोई भी फैक्ट्री में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने नाम से लेख प्रकाशित नहीं कर सकता। इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया था, लेकिन लेख प्रकाशित नहीं कर सकता था, कोई ये नियम था वहाँ का, डबलिन के गोइनेस शराब फैक्ट्री का, कि कोई अपने नाम से लेख प्रकाशित नहीं करेगा, चाहे आप कितने बड़े होशियार हों, फिर भी नहीं कर पाओगे। तो गॉसेट ने क्या किया था कि अपना एक स्टूडेंट के नाम से, और स्टूडेंट का नाम भी झूठा नाम था कोई। ठीक है, स्टूडेंट का एक छद्म नाम था, कोई छद्म स्टूडेंट था, उसके नाम से ही उन्होंने फिर एक लेख प्रकाशित किया, मतलब खुद लिखा लेकिन प्रकाशित अपने झूठे अपने छद्म स्टूडेंट के नाम से किया। ठीक है, यानी कि विद्यार्थी वो था ही नहीं, या फिर विद्यार्थी का झूठा नाम था कोई है, उसके नाम से उन्होंने ये लिखा, द प्रोबेबल एरर ऑफ अ मीन। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट का टी वितरण, यानी स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसके ये नाम याद रखना, किस सन में किया, 1926 में। ये तो आर फिशर ने किया था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ना आपको समझ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा ये पढ़ना इसको। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ऊपर देखिए, यानी कि स्वतंत्रांश क्या है,
स्वतंत्रांश को स्वतंत्रता के अंश अथवा मुक्तांश भी कहते हैं, है ना। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको DF से प्रदर्शित करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक गणितीय प्रत्यय है जो प्राप्तांकों की स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होने की छूट की सीमा को बताता है। ओके, चलिए अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके आएंगे तो आप इन्हें पढ़ लेना अच्छी तरह से। इनका जो आंसर है वो हाईलाइट कर रखा है। ओके, देख लीजिए आप। हाँ, इनके जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी तरह के आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। अब ये जो आपकी 4th यूनिट चल रही है, इसमें ये एक अध्याय और है जिसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन, कि हम रिसर्च की डिज़ाइन क्यों बनाते हैं और रिसर्च डिज़ाइन होती क्या है, रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, तो यह एक बार देखिए कर्लिंगर ने क्या कहा था। कर्लिंगर ने कहा था अनुसंधान अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिज़ाइन नियोजित अन्वेषण की एक ऐसी योजना, संरचना और व्यूह रचना होती है जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्रसरण पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, ठीक है। यानी कि रिसर्च डिज़ाइन वो होती है, जैसे हमने कोई चीज़ की डिज़ाइन बना दी, है ना। जैसे ये प्लेट है, प्लेट की डिज़ाइन बना दी, इसके किनारे हमने ऐसे करके कर दी है, ठीक है, ये ऐसे करके किनारे कर दिए। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप इसमें खाना रखोगे तो इस जगह यदि खाना आ गया तो फैल जाएगा ना नीचे, इस जगह तो फैल जाएगा ना नीचे, इस जगह तो फैल जाएगा ना। तो रिसर्च की डिज़ाइन हम क्यों तैयार करते हैं, ताकि हमारी रिसर्च एक तो लिमिटेड हो, ठीक है, रिसर्च हमारी लिमिटेड हो। दूसरा, रिसर्च में फालतू की चीज़ें ना आए, जितनी इसमें जगह है केवल उतनी ही समाए, फालतू जो आ रही हैं वो यहाँ पे ना आए, ठीक है। और ये एक योजना ही तो तैयार की जा रही है कि इसमें केवल इतना ही आ सकता है, इससे ज़्यादा हम आने ही नहीं देंगे, है। तो रिसर्च की डिज़ाइन इसलिए तो हम तैयार करते हैं कि फालतू का जो प्रसरण होता है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और एक ऐसी योजना, ऐसी संरचना, व्यूह रचना होती है जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, ठीक है, उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। ओके, ये लाइन याद रखना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छी तरह से आपको ये समझ आ जाएगा। तो चाहे जो इसके गणितज्ञ मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम पढ़ लेना, नाम की परिभाषा पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें से क्रिक के आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। क्रिक और कार्लिंगर ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, पढ़ लेना इनको। मैथेसन वगैरह भी बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब वही रिसर्च डिज़ाइन के बारे में सारी चीज़ दे रखी हैं कि प्रसरण इसका कैसे नियंत्रण स्थापित करोगे, कोई चीज़ विस्तार होता जा रहा, बढ़ता जा रहा, कैसे उस पर नियंत्रण करोगे। यहाँ देखिए, किसी भी प्रायोगिक अभिकल्प में परिस्थितियों का शुद्धिकरण अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल सही बात है। आप प्रैक्टिकल करते हो तो ये तो चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उसका रिजल्ट सही आए और शुद्ध आए, ये तो चाहते हो। तो यहाँ देखिए, शुद्धिकरण से तात्पर्य स्वतंत्र चर के अतिरिक्त अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित जितने भी प्रासंगिक चर हैं उनको नियंत्रण करना है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रिसर्च डिज़ाइन क्या करता है, ये रिसर्च में जितने भी स्वतंत्र चरों का प्रयोग हो रहा है, जितने भी इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स का इसमें प्रयोग हो रहा है रिसर्च में, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या करेगा कि जितने भी इंडिपेंडेंस वेरिएबल का प्रयोग हो रहा है उन्हें तो रिसर्च में रहने देगा, लेकिन जो फालतू फंड के यहाँ पर वेरिएबल्स आ रहे हैं, जितने चर आ रहे हैं फालतू के, उन सबको यहाँ से वो निकालता जाएगा, हटाता जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह ये नियंत्रण स्थापित करता है ना, ठीक है। चलिए आगे आप देख लीजिए, सब हाईलाइटेड पॉइंट हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़कर, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आगे चलते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। यहाँ पर एक प्लेसवो की बात किए थे, प्लेसवो। यहाँ देखिए, प्लेसवो का स्वरूप तथा प्रायोगिक अभिकल्प में उसका महत्व। प्लेसवो क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से सुना, क्योंकि पेपर में आने के इसके 95% चांस हैं प्लेसवो के बारे में, ठीक है। प्लेसवो क्या होता है, तो एक बात ध्यान से सुनो, जो हम कह रहे हैं उसे सुनना, इसको मत देखना अभी, ठीक है, इसको मत देखना अभी, जो हम कह रहे हैं वो ध्यान से सुनना। कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके सिर में यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये आपका सिर है, ये सिर है आपका, यहाँ दर्द हो रहा है। अब आपके सिर के दर्द के लिए आपकी मदर ने आपको सैराडोन दे दी, ठीक है, सैराडोन की टैबलेट दे दी, सैराडोन की टैबलेट दे दी ना आपको आपकी मदर ने। लेकिन तभी आपके भैया आए, आपके पिताजी आए और उन्होंने आपको विटामिन सी की गोली दे दी या कैल्शियम की गोली दे दी।
तो भैया कैल्शियम की गोली का सेरेडोन सिर के दर्द से क्या रिलेशन भाई? हाँ, या विटामिन सी का? हम ये नहीं कह रहे कि हर केस में ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकतर केसों की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा था? आपके यहाँ ये सिर है, आपके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, आपकी मदर आई, आपकी मदर ने सेरेडोन टैबलेट दे दी। ठीक है, और आपके फादर आए या आपके ब्रदर आए तो उन्होंने आपको एक कैल्शियम की गोली दे दी। तो अब समझो कुछ, ये जो कैल्शियम की गोली है ना, यही प्लेसबो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्लेसबो कहलाएगी। यानी कि ये जो वास्तविक चीज़ है, उस वास्तविक चीज़ के समतुल्य चीज़ का निर्माण करना। लेकिन समतुल्य का निर्माण कर रहे हैं, पर वही चीज़ नहीं है, समतुल्य का निर्माण कर रहे हैं। जबकि सेरेडोन की गोली का तो इसमें कोई दोष नहीं था ना। सेरेडोन तो बिल्कुल तटस्थ थी, कोई मतलब ही नहीं था कि मुझे तो केवल उसके सिर का दर्द बंद करने के लिए दिया जा रहा है, मैं तो उस काम से जा रही हूँ, है ना। लेकिन कैल्शियम की गोली खामखा आई और क्या दे दी गई, है ना। तो बस ये कैल्शियम की गोली ही क्या है? प्लेसबो है। अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ, वैज्ञानिक कठोरता के आधार पर प्रायोगिक अध्ययन में नियंत्रित समूह को स्वतंत्र चर की शून्य मात्रा एक ऐसे तटस्थ व कलापूर्ण ढंग से की जाती है जिससे अध्ययन से संबंधित दोनों समूह, प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह, प्रायोगिक अभिक्रिया के संदर्भ में बिल्कुल एक दूसरे के समरूप लेंगे। अब यहाँ जो सेरेडोन की गोली थी और कैल्शियम की गोली थी, एक दूसरे का समरूप ही तो काम कर रही है वो। ये भी सिर दर्द के लिए दी गई और ये भी सिर दर्द के लिए दी गई है। क्या है? दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ देखिए, प्रायोगिक अध्ययन में नियंत्रित समूह को एक है नियंत्रित समूह, ठीक है, एक है नियंत्रित समूह यानी कि कंट्रोल ग्रुप, और दूसरा क्या है? दूसरा नियंत्रित समूह को स्वतंत्र चर की शून्य मात्रा, जो स्वतंत्र चर है ना, जो कैल्शियम की गोली है उसकी शून्य मात्रा। जो नियंत्रित चर था उसने कैल्शियम की गोली दी, स्वतंत्र चर ही तो कैल्शियम। सिर दर्द के लिए सेरेडोन की आवश्यकता है, लेकिन आप कैल्शियम पकड़ा रहे हो, तो कैल्शियम तो स्वतंत्र है, उसको मतलब ही ना किसी चीज़ से। तो ये जो इसमें नियंत्रित चर जो होता है, जो स्वतंत्र दे रहा है, जो नियंत्रित रूप होता है, जो स्वतंत्र चर प्रस्तुत कर रहा है, वो तटस्थता की नीति अपनाता है, क्योंकि उसे किसी पर्पज़ के लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ देखा है यहाँ, अरे क्या पढ़ रहे हैं, ये देखिए उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण, एक प्रायोगिक अध्ययन में शामक औषधि के प्रभाव के अंकन में जब प्रायोगिक समूह को स्वतंत्र चर के रूप में शामक औषधि की टिकिया दी जाती है और नियंत्रित समूह को यहाँ एक प्रभावी व तटस्थ कैल्शियम की एक टिकिया दी जाती है, तो जो आकार रंग रूप में बिल्कुल शामक औषधि की टिकिया के अनुरूप होती है, ऐसी स्थिति में तकनीकी भाषा में ऐसी टिकिया को प्लेसबो की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, प्लेसबो क्या है? देखो, दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल ग्रुप, दूसरा ग्रुप जिसे कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना, ये दो ग्रुप हैं। अब दो ग्रुप क्या कर रहे हैं इसमें? दो ग्रुप ये कर रहे हैं कि एक जो व्यक्ति यानी कि जो आप हैं, आपके सिर में दर्द हो रहा था ना, तो आप जो प्रायोगिक जो ग्रुप हो, आपके पास तो सेरेडोन की टैबलेट है, तो आपने सेरेडोन की टैबलेट दे दी आपको। आपके पास प्रायोगिक ग्रुप के पास जो सेरेडोन की टैबलेट है यानी कि सिर दर्द की टैबलेट है, उन्होंने आपको दे दी, तो आपका सिर दर्द बंद हो गया। लेकिन जो नियंत्रित ग्रुप, जो कंट्रोल्ड ग्रुप है, जो पिताजी है, उन्होंने क्या किया? उनके पास तो नहीं थी ना ये, उनके पास तो कैल्शियम की थी, तो उन्होंने कहा बेटा कैल्शियम की गोली खाओ, प्रभु के गुण गाओ, सिर दर्द बंद हो जाएगा। उन्होंने कैल्शियम की गोली दे दी ना। तो ये जो सिर दर्द बंद करने के लिए सेरेडोन की जगह जो कैल्शियम की गोली दी गई है, वही तो प्लेसबो है। अच्छा, ये जो गोली थी, ये कैल्शियम की जो गोली थी ना, ये सेरेडोन की तरह रूप रंग आकार सब में समान थी। ठीक है, हर वेशभूषा में समान थी ये। इसलिए इन्होंने, आपके पिताजी ने सोचा कि सेरेडोन की ही टैबलेट हो गई है, लेकिन दे दी उन्होंने कैल्शियम की गोली। तो ये जो कैल्शियम की गोली है ना, जो वास्तविक के अनुरूप ही कार्य करे, वास्तविक की तरह रहे, लेकिन तटस्थता की नीति अपनाए, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप तो यहाँ तटस्थता की नीति अपना रहा है ना। तो जो उसकी नीति अपनाए तो बस वही कहलाता प्लेसबो। ओके, हो सकता है आपको अभी क्लियर समझ नहीं आ रहा हो, तो आप ये जो लिखा हुआ है ना, इसको सही से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना किसी भी तरह से, और क्योंकि हो सकता है कि हम आपको सही नहीं समझा पा रहे हैं ना, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ देखिए, यहाँ प्रायोगिक अभिकल्पों की विस्तार से चर्चा की गई है कि कौन कौन से प्रायोगिक अभिकल्प होते हैं। अभिकल्प का मतलब होता है डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है एक तो एकल समूह विकल्प होता है जिसमें एक समूह को लिया जाता है और एक समूह के सामने ही आश्रित चर कहा जाता है कि आप आश्रित चर पर स्वतंत्र चर कितना प्रभाव डाल रहा है, तो आप उसकी व्याख्या कीजिए। केवल एक ग्रुप से कहा जाता है। ठीक है, एक ग्रुप से कहा जाता है कि आप आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ ऐसा होता है। तो एक ग्रुप में जितनी चीज़ होती है वो सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, चलो ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी एकल समूह का ही चल रहा है। ठीक है, एकल समूह का, इसमें एक ग्रुप दे दिया गया है और एक ग्रुप को ये सारी चीज़ दे दी गई हैं। कह दिया गया है कि आप आश्रित चर पर जो प्रभाव डाल रहा है स्वतंत्र चर, उसकी व्याख्या कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एकल अभिकल्प के सामान्य गुण दे रखे हैं या दोष दे रखे हैं, ये पढ़ लेना सब आप, है ना। याद नहीं करना, पढ़ना है केवल आपको, टेंशन नहीं लेना किसी तरह से। अब यहाँ क्या द्वि समूह समतुल्य अभिकल्प, अब यहाँ दो समूह हैं। अब यहाँ दो समूहों को दिए जाएंगे चर, किसी को स्वतंत्र चर, किसी को आश्रित चर, और उन पर एक दूसरे के प्रभाव की व्याख्या का अध्ययन करने की बात कही जाएगी। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अच्छा, द्वि समतुल्य में क्या है, जैसे यहाँ है द्वि स्थायी तुलनात्मक समूह विकल्प। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक बार देखो, एक उदाहरण दे रखा है इसमें कि एक बार एक विचार गोष्ठी हुई मनोवैज्ञानिकों की। तो उस विचार गोष्ठी के अंतर्गत देखा गया कि दो अलग अलग ग्रुप बन गए अपनी इच्छा से। विचार गोष्ठी होती है ना, एक सेमिनार टाइप होता है, वो सेमिनार जो होता है, तो उसमें दो अलग अलग ग्रुप बन गए। उन जो पहले पूरी विचार गोष्ठी होती है, यानी कि इकट्ठे पहले लोग बैठे हुए थे, तो उनसे एक बात कही गई थी कि आप में से कुछ लोग ऐसा करो, कि कुछ लोग तो ऐसा करो, कि कुछ तो एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप में जाओ, यानी कि कुछ तो प्रयोग करना किसी चीज़ पर। ठीक है, और कुछ जो एक्सपेरिमेंट वाले ग्रुप में नहीं जाना चाहें तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से दूसरे ग्रुप में जाओ, वो यहाँ से साइंटिस्ट ग्रुप में जाओ। ठीक है, कुछ लोग जाओ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, कुछ जाओ साइंस वाले ग्रुप में। तो जैसे ही ये बात कही गई, तो ये जो सेमिनार लगा हुआ था ना, तो इनमें जो लंबे लंबे बाल वाले लोग थे, लंबे लंबे बाल वाले लोग, वो वैज्ञानिक समूह यानी कि साइंटिस्ट के समूह में चले गए, साइंटिस्ट ग्रुप में चले गए, जो लंबे बाल वाले थे। लेकिन जिनके छोटे छोटे बाल थे ना, अपेक्षाकृत छोटे बाल थे, वो लोग प्रायोगिक ग्रुप में चले गए, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चले गए। तो यहाँ पर मतलब दो समूहों को लिया गया एक सेमिनार के थ्रू, है ना। तो यहाँ पर ये दे रखा है यहाँ पर कि दो स्थायी समूह का अभिकल्प डिज़ाइन कैसे तैयार की जाती है। ओके, तो यहाँ आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी है, कठिन नहीं है, एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और 12 तारीख तक 13 तारीख तक पूरा फिनिश करना हम लोगों को ये। ओके, चौथी यूनिट चल रही है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 4th यूनिट है ये आपकी, और 4th यूनिट आपकी हो जाएगी। तो फिर कल 5th यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, और कल के बाद फिर परसों से हम लोग क्या करेंगे, देखो स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ। ठीक है, इसमें बहुत समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है, एक बार पढ़ना और आंखों के सामने से बस निकाल के आगे बढ़ते चला जाना। ठीक है, बहुत टाइम इन्हें वेस्ट मत करना। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा जो मेन पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं उनको हाईलाइट कर रखा है, और भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप पढ़ लेना इनको। बस एक बार ये जरूर ध्यान रखना, आंखों के सामने से निकाल जरूर देना इनको, पढ़ जरूर लेना एक बार, है ना। चलिए बढ़े आगे। गुड, इसमें गुण और दोष दोनों दे रखे हैं, अब सीमाएँ दे रखी हैं, और सोलोमन 4 समूह। अच्छा, ये ज़रूर ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि सोलोमन ने कितने समूह यानी कि कितने ग्रुप के डिज़ाइन के बारे में बात करी। तो सोलोमन जो था ना, उन्होंने 4 ग्रुप डिज़ाइन की बात कही थी। ठीक है, सोलोमन ने कितनी बात कही। अच्छा, पूछ लिया जा सकता है कि सोलोमन ने किस ईयर में, यानी 1940 में, और कितना ग्रुप डिज़ाइन की बात की थी, 4 ग्रुप की। सोलोमन, ऐसे याद रखो, सोलोमन 40-4। ठीक है, सोलोमन 40-4। ओके, यानी कि सरदार के पास 40 चोर थे, और क्या थे, नहीं ऐसे 4 सरदारों के पास 40 चोर थे। ठीक है, 4 सरदारों के पास 40 चोर थे। अरे चोर नहीं भैया, चोर ठीक है ओके, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। सोलोमन ने 1940 में 4 समतुल्य समूहों का 4 समूहों का डिज़ाइन किया था। ठीक है, 4 समूह अभिकल्प के बारे में बताया था सोलोमन ने 1940 में। ओके, चोर नहीं, चोर, हाँ चोर चलिए
अब आपने वो देख लिया सोलोमन वाला 4 समूह का। यहाँ देखिए प्रकारात्मक अभिकल्प या फंक्शनल डिज़ाइन है, ये पढ़ लेना, ये बहुत ईजी है, समझ जाएंगे आप ऊपर से, ठीक है। अब यह बहुस्तरीय अभिकल्प का मूल्यांकन। तो बहुस्तरीय क्या मतलब बहुत स्तरों वाला। तो एक तो सोलोमन था जो 4 समूह वाला कहा था, लेकिन एक और आगे उनसे भी बड़े कोई बाप दादा उनके, यानी उनसे भी बड़े कोई ऐसे आगे जिन्होंने 6 प्रायोगिक अभिकल्प दिए, 6 एक्सपेरिमेंटेड डिज़ाइन दिए। इन्होंने कब दिए? इन्होंने दिए 1956 में। देखो 56 में 6 दिए, किसने दिए? लिंडक्विस्ट ने, ठीक है। इनका नाम ही बड़ा भयंकर है, तो जिनका नाम भयंकर हो समझ जाना, उन्होंने ये 56 में 6 दिए। उन्होंने 56 में 6 क्या दिए? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। बिल्कुल पूछ लिया जा सकता है, इसलिए टेंशन लेना मत, अच्छी तरह पढ़ लेना कि जो लिंडर एक्विस्ट है, यानी कि जो भयंकर नाम वाले अंकल हैं, उन्होंने 56 में 6 प्रयोग दिए, किसके? रिसर्च डिज़ाइन के, ठीक है। सोलोमन ने 1940 में 4 दिए, क्या? रिसर्च डिज़ाइन के, ठीक है। ओके, चलिए बढ़े आगे। आई होप समझ गए होंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो याद करना होता है, चाहे किसी विधि से करो पर कर लो, बस पढ़ लो, समझ लो कि ये है क्या, कहना क्या चाह रहा आपसे, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। देखिए देख लीजिए इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है। बढ़े आगे, गुड। चलिए अब यहाँ पर जो आपका ये 4th यूनिट है ना, ये बिल्कुल फिनिश हो रहा है। 4th यूनिट हो रहा है ना, मतलब हो गया। 4th यूनिट यहाँ पर आपका फिनिश होता है, और इससे आगे की जो कथा होगी ना वो हम लोग कल कहेंगे। बोले तो 5वीं यूनिट, तो 5th यूनिट है ना, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और फिर आपका ये वाला पेपर, रिसर्च पेपर पूरा फिनिश हो जाएगा। आप लोग पहले ये पूरी वीडियोस देख लेना, 4-5 वीडियो देख लेना, और उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद आप फिर अगले पेपर को पढ़ोगे, और जैसे आपके पूरे पेपर एक बार कंप्लीट होते चले आए, फिर आपको ये करना है कि जब आपका 12-13 तारीख को कंप्लीट हो जाए, तो आपको दोबारा से इनको लगातार धड़ाधड़ पढ़ लेना है, ठीक है। वीडियो को हाई स्पीड में करके, दुगनी स्पीड में करके पढ़ लेना, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर भैया आज आपकी 4th यूनिट फिनिश हो गई, कल 5th कर लेंगे हम लोग, ओके। यदि आपको इस यूनिट में कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बोले तो कल मिलेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर बात है कि हमको अभी आ रही है बहुत ज़ोर की नींद, तो अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम मिलेंगे कल। आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और मस्त रहिए। ठाकुर जी आप पर कृपा करें, सब अच्छा होगा। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ टेंशन देने का। बाय, राधे राधे, राम राम, बाय।